Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of idioms and phrases, and the set number is 32nd. These questions have been taken from your previous year question papers. So let's begin it. बेटे पहला देखेंगे to be at arm's length. आप लोगों का एरर्स का टॉपिक आएगा किसमें? आपके एसएससी में, सीजीएल में, सीपीओ आदि में. वहां पर आपको एरर दिया जाता है, यहां लगाकर देता है एन. आपको एन को काटना है. आप क्या लिखेंगे? टू बी एट आर्म्स लेंथ. इसका मतलब क्या होता है? अपने से थोड़ी दूरी बनाए रखना. दूरी बनाने का मतलब ये नहीं कि अगर मैं बुरा हूं तो मुझसे कहें कि एक हाथ दूर खड़े हो जाओ. इसका मतलब है मेरे साथ उठ बैठ ना रखना, मेलजोल ना रखना. ठीक है, तो ज़्यादा मेरे साथ इंटीमेट टर्म्स ना होना. उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं आप? उसके लिए करते हैं एट आर्म्स लेंथ. बड़े बूढ़े अक्सर का क्या कहा करते थे? कीप बैड बॉयज एट आर्म्स लेंथ. तो बेटे मेंटेन डिस्टेंस हो सकता है. हैव लिटिल एसोसिएशन. लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर. लिटिल ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ी सी पॉजिटिव, और द लिटिल जितनी भी है. तो बेटे ये नेगेटिविटी को दिखाता है. ना के बराबर मेलजोल होना, उठ बैठ होना, रिलेशंस होना, इंटीमेसी होना हो सकता है. टू इंसल्ट वंस इंटेलिजेंस, ये बिल्कुल गलत हो गया. फिर कहता है टू बी वेरी नियर टू एन आर्म, एक बाजू के बिल्कुल नजदीक होना, ये भी इनअप्रोप्रिएट हो गया. हमारा नंबर 1 पर क्या आएगा? ये ना दिया गया होता तो हम किसका चयन करते? मेंटेन डिस्टेंस का. अब क्या आ जाएगा? हैव लिटिल एसोसिएशन और नो एसोसिएशन विद बैड बॉयज एट ऑल. नेक्स्ट है बेटे टू बी अप टू द मार्क. इसको आप कहते हो बिल्कुल सही होना, सटीक होना, बिल्कुल ठिकाने पर चोट करना. उसके लिए यूज किया जाता है अप टू द मार्क. आप लोगों में से अगर किसी ने आर्चरी की है या फायरिंग की है तो आपके सामने बुल दिया जाता है. बुल आई जिसे आप बोलते हैं. आप लोगों की एक मूवी भी आई थी सांड की आंख, देखी होगी. बेटे सही ठिकाने पर चोट करना, वो बिल्कुल जो सही है और सटीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अप टू द मार्क. ठीक है. टू फील ग्रेटली, ये तो बिल्कुल गलत हो गया. टू बी ऑफ स्टैंडर्ड, बेटे स्टैंडर्ड की चीज होना बिल्कुल सही या पूरी तरह से टू द पॉइंट होना हो सकता है. टू एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बेटा पुट आउट, बुझाना. ब्लो आउट, बुझाना. ब्लो आउट का प्रयोग करते हैं फूंक मारकर बुझाने के लिए. जैसे आप कहते हो ब्लो आउट द कैंडल. पुट आउट, जब आग ज्यादा लगी हुई है आप कहते हैं पुट आउट द फायर, एक्सटिंग्विश फायर, तो ये बुझाने के लिए. ये भी इनअप्रोप्रिएट हो गया. टू बी बिलो स्टैंडर्ड, अगर ये होता ना बिसाइड द मार्क, बिसाइड द मार्क, या आप कहते हैं नॉट अप टू द मार्क. अगर आप इनकी बात करते बेटा तो क्या बन जाता? इन दोनों के लिए ये बन जाता. ठीक है, लेकिन अब ये भी गलत हो गया. तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? टू बी ऑफ स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही होना. बेटे वो एक बार जाट में और बानिया में कुछ कहा सुनी हो गई. तो बेटा बानिया ने कहा जाट र जाट तेरे सिर पर खाट. जाट से ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई. वो कहता बानिया र बानिया तेरे सिर पर कोल्लू. वो कहता कोना जुड़ी. बोला ना जुड़ी तो क्या हो गया, बोझ तुम्हारा काम. उसने जो बात बोली क्या उसमें कहीं तुकबंदी थी? सो सही तरीके से तुकबंदी कर देना, उसको क्या कहते हैं? अप टू द मार्क. कई बार आप ताश खेलते हो, उसमें सही समय पे सही पत्ता डालते हो, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? बिल्कुल सही किया. वो क्या था? अप टू द मार्क. नेक्स्ट है बेटे ए वाइट एलिफेंट, सफेद हाथी. इसे भी समझेंगे. आपका जो आज थाईलैंड है उसका प्राचीन नाम हुआ करता था सियाम, और वहां पर सफेद हाथी पाए जाते हैं.
बेटे जैसे अपने बंगाल में व्हाइट टाइगर पाया जाता है, वैसे ही वहां पर व्हाइट एलिफेंट्स पाए जाते थे और वो राजा को अति प्रिय होते थे। राजा जब किसी व्यक्ति को दंडित करना चाहता था, उसे सजा देना चाहता था, ठीक है, जिसे वो डिसलाइक करता था, उसको वो सौंप दिया जाता था और उससे कहा जाता था इसके अंदर कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब उसके खाने पीने में, देखभाल में कोई कमी आई तो उसको दंड मिलेगा। तो इस तरीके से जो सजा होती थी उसे क्या कहते थे? व्हाइट एलिफेंट, वो सफेद हाथी। कई बार हम कोई ऐसी चीज ले लेते हैं जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसका खर्च वहन नहीं कर सकते, इस प्रकार की जो चीज होती है जो हमारे ऊपर बोझ बन जाती है, उसे भी आप क्या कहते हैं? अ व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी। जैसे आप जैसा कोई स्टूडेंट है, अनएम्प्लॉयड है, पापा के भी ज़्यादा सोर्सेज नहीं है, लेकिन बुलेट मोटरसाइकिल जैसी बाइक ले ली। अब बेटे वो तो पेट्रोल को ओक लगाकर पीती है, आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे तो दिक्कत आएगी। आपने क्या ले ली? पोर्शे जैसी गाड़ी ले ली। तो इस तरीके की गाड़ी ले ली जिसकी एवरेज भी ना के बराबर है और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे में वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? अ व्हाइट एलिफेंट। पहला आया एलिफेंट्स ऑफ केरला, इनअप्रोप्रिएट हो गया बेटे। दूसरा आया ए बर्डनसम पोजेशन, हो सकता है, एन अनअफोर्डेबल थिंग, बन सकता है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसको कहते हैं छिपा हुआ वरदान। हम किसी का बुरा करना चाहते थे लेकिन हो जाता है भला। जैसे आप लोगों की एक मूवी आई थी जिसमें अजय देवगन अमरीश पुरी के मुंह पे मुक्का मारता है, उसका मुंह उसमें टेढ़ा दिखाया गया था और वो मारा तो इसलिए था इसका जबड़ा टूट जाएगा, लेकिन वो सीधा हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। हम करना चाहते हैं, गलत हो जाता है अच्छा, सही, उसे कहते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी किसी बुरी चीज के वेश में वो अच्छी चीज हो जाना। ये भी गलत हो गया। इसको कहते हैं छिपा हुआ वरदान, या हिंदी में कहते हैं कुबड़े को लात। ए स्नोबिश पर्सन, स्नोबिश क्या होता है? जो एरोगेंट किस्म का होता है, कंसीटेड होता है, अभिमानी, घमंडी, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये बन गया एक घमंडी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति। आप लोगों की एक मूवी आई थी कभी खुशी कभी गम, उसके अंदर अमिताभ को जिस रूप में दिखाया गया है, जो उसका कैरेक्टर है, उसमें वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था। ऐसे अभिमानी व्यक्ति के लिए हम यूज करते थे, जो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर भी समझता था। इसमें क्या आ गया आपका? अ बर्डनसम पोजेशन। नेक्स्ट है बेटे, टू बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन द माउथ। बेटे मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होना, अब ये कहां से निकला है? अपने यहां पर घुट्टी देने का रिवाज है और ये अपने यहां नहीं, हर जगह पर है। जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो बिल्कुल लोअर क्लास में पैदा हुआ है बेटे, जो हेल्पलेस पीपल हैं, डेस्टिट्यूट हैं, असहाय लोग हैं, तो वो उसको घुट्टी कैसे देते हैं? पानी में उंगली डिप करेंगे और उसको सक करा देंगे, ठीक है। अपनी जो मिडिल क्लास वगैरह होती है, इसमें क्या किया जाता है? स्वॉब लेते हैं, यानी फोहा लेते हैं, या चम्मच लेते हैं, या उंगली से क्या चटा दिया जाता है? बच्चे को शहद चटा दिया जाता है। लेकिन जो अपर क्लास है बेटा, उसके अंदर जो घुट्टी दी जाती है वो कैसे? या तो उसमें उसको क्या दिया जाएगा? शहद। किस चीज से? चांदी की चम्मच के साथ, ठीक है। अब जिसको बचपन से ही चांदी के चम्मच से परोसा जा रहा है, आगे उसके क्या क्या ठाठ बाट होंगे, उसके लिए बोला जाता है। यानी चांदी की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना, इसका मतलब क्या है? धनी या अमीर परिवार में पैदा होना। टू बी बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, गरीब परिवार में पैदा होना, गलत हो गया बेटे। फिर कहता है स्ट्रगल इन वेन। इन वेन का मतलब होता है यूजलेसली, इन ए फ्यूटाइल मैनर, व्यर्थ में संघर्ष करना, ये गलत हो गया बेटा। टू पनिश समबडी सीवियरली, ये भी गलत हो गया। किसी को जबरदस्त तरीके से दंड देना, गलत हो गया। टू बी बॉर्न ऑफ वेल्दी पेरेंट्स, हो सकता है वेल्दी यानी एफ्लुएंट, प्रॉस्पेरस, रिच, वेल टू डू जो क्लास है उसकी बात की गई है, तो धनी परिवार में पैदा होना। नेक्स्ट है बेटा, ए फेदर इन वंस कैप, इसे समझेंगे। सबसे पहली बात आती है फेदर किसे कहते हैं? एक होते हैं बेटे हमारे विंग्स, कोई भी पक्षी है उसके ये दो होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? विंग्स।
ये जो एक विंग है इसके अंदर छोटे छोटे पर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फेदर्स। पुराने लोग अक्सर कहा करते थे कि मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन सकता हूं। वो इनको गिनने की बात नहीं होती थी, वो इसके अंदर जो छोटे छोटे पंख आते थे उनको गिनने की बात होती थी। तो बेटे उसे क्या कहते हैं? फेदर। अब ये है ए फेदर इन वंस कैप। आपने एनसीसी के कैडेट्स देखे होंगे, उनकी टोपी के ऊपर कलगी लगी होती है, उसमें फेदर लगे होते हैं। बेटे पुराने टाइम पे कोई व्यक्ति बहुत ही बढ़िया कार्य करता था जिसके ऊपर उसे फक्र महसूस होता था, उसके लिए यूज किया जाता था ये फेदर। ठीक है, पुराने टाइम में क्या होता था, ये आपके अमेरिकन कॉन्टिनेंट से निकली हुई चीजें हैं। वहां पर ये लोग अपने फेदर लगाकर घुमा करते थे टोपी के ऊपर, जब उन्हें किसी चीज का गुमान होता था उसके लिए। ठीक है, कोई अच्छा कार्य किया जिस पे उनको क्रेडिट दिया जाता था, उसके लिए वो क्या किया करते थे? फेदर्स यूज करते थे। पहला कहता है बेटे समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, कोई ऐसी चीज जिस पर आप शर्मसार होते हो, लज्जित होते हो, एम्बेरेस्ड महसूस करते हो। ये तो गलत हो गया। फिर कहता है समथिंग टू बी प्राउड ऑफ, हो सकता है किसी चीज के ऊपर आपको गुमान होता है, फक्र महसूस होता है। अ क्रेडिटेबल सक्सेस, एक ऐसी सफलता जो श्रेयस्कर है। ये नहीं होता तो इसके ऊपर चलते, अब ये सेकेंडरी पोजीशन है। कीप साइलेंस यानी कीप मन, कीप क्वाइट, चुप रहना, खामोश के लिए, गलत हो गया। क्या आ जाएगा बेटा? समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। अगर आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है 1912 में जो आई थी, उसमें क्या दिखाया गया था? जो नए नए अमीर होते थे उनकी महिला वर्ग को दिखाया जाता था, वो कोई भी कैप या हैट पहना करती, उसके ऊपर फेदर्स लगे होते थे। ठीक है, ये वहां से निकला हुआ है। अगला है बेटे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव यानी छोड़ना, स्टोन यानी पत्थर, नो स्टोन यानी किसी भी पत्थर को, टर्न पलटना होता है, अनटर्न्ड होता है बगैर पलटे। अब इसे समझिए, ये अपना जो फर्श बना हुआ है ये तो चिप्स का बना हुआ है, कई जगह पे आपने पत्थर का देखा होगा या टाइल्स का देखा होगा। बेटे पुराने टाइम पे जब हमारे घरों में सेंध मारी जाती थी तो उसमें चोर डाकू घर में घुसा करते और हर पत्थर को पलट पलट के देखा करते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि पुराने लोग मोटा खाया करते, मोटा सोचा करते, मोटा पहना करते और मस्त रहते थे। वे अपने ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स को या वैल्यूएबल्स को टोकनी या मटके में डाल के और जमीन में गाड़ के रखा करते थे। ठीक है, अब चोर डाकू जब घर में घुसा करते तो वो पत्थर को पलट पलट के देखते थे कि इसके नीचे खजाना हो सकता है, उसके नीचे हो सकता है, यानी कोई कसर बाकी ना छोड़ना, किसी भी पत्थर को पलटे बगैर ना छोड़ना। आ गई बात समझ में? तो कोई कसर बाकी ना छोड़ना को क्या कहते हैं? या कई बार आप कह देते हो एड़ी चोटी का जोर लगाना, उसके लिए भी, लेकिन उसके लिए एक दूसरा भी होता है, अभी बताऊंगा। तो यहां पर क्या आया? रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। लॉरेल क्या होता है? जो जय जयकार होती है। रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स का मतलब होता है जब एक आदमी ने एक मुकाम हासिल कर लिया उसके बाद वो शांत होकर बैठ जाए। ठीक है, तो क्या होगा? डाउनफॉल होगा। लेकिन आप जैसे जो हाईली एम्बिशियस पीपल होते हैं, दे नेवर एवर रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। वे कभी भी कोई भी मुकाम हासिल कर लेते हैं तो शांति से नहीं बैठते, अगला टारगेट ले लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इज इट क्लियर? तो वहां पर रुक जाने के लिए होता है ये। रेस्ट की जगह कई जगह पर आपको सिट भी मिलेगा, ये तो गलत हो गया हमारा। टू डू एवरीथिंग दैट कैन बी डन, जो किया जा सकता था वो हर कार्य किया, तो हो सकता है ये हमारा। टू फाइट बोल्डली एंड ब्रेवली, बेटे पूरे साहस के साथ और बहादुरी के साथ लड़ना, गलत हो गया हमारा। फिर कहता है पनिश वन मर्सीलेसली एंड सीवियरली, किसी को दंड देना निर्दयता पूर्वक, ठीक है, और बेटे कठोरता पूर्वक, ये भी गलत हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा। इससे मिलता जुलता मैंने कहा था एड़ी चोटी का जोर लगाना, उसको कहते हैं टू स्ट्रेन एवरी नर्व, और सीनियर लेवल पे सिन्यो लिख दिया जाता है जिसे आप स्नायु कहते हो।
तो ये है बेटे एडी चोटी का जोर लगाना। एक और होता है बेटे टू मूव हेवन एंड अर्थ। इसको आप कहते हो जमीन आसमान एक करना, आकाश पाताल एक करना। ठीक है, एक इससे मिलता जुलता और होता है बेटे टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड। अब इसे भी देख लेंगे। जब आप डिस्कवरी चैनल देखते हो उसके ऊपर आता है बेटे एक्सप्लोर योर वर्ल्ड, अनकवर योर वर्ल्ड, डिस्कवर योर वर्ल्ड। तो अनएक्सप्लोर्ड यानी अनडिस्कवर्ड, बिन खोजे। एवेन्यू क्या होता है बेटे? कोई भी लेन है या स्ट्रीट है, गली कूचा है, उसको बिन खोजे ना छोड़ना। अब इसे भी जान लीजिए, ये भी वही है, कोई कसर बाकी ना छोड़ना। आप लोगों की मूवी आई थी गदर, एक प्रेम कथा। उसके अंदर जब सनी देओल यानी तारा पाकिस्तान गया हुआ था और अपनी बीवी को, अपने बच्चे को और अपने साथी को हिंदुस्तान लाने की जद्दोजहद में था, उस वक्त बेटे उसे हर चौक चौराहे पर, हर गली कूचे में पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, हर जगह को खंगाला जा रहा था। उसको क्या कहते हैं? लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर्ड। आ गई बात समझ में? ये भी वही है, ये भी वही है, और मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक करना, ये भी वही था। ये इसी का पर्याय होता है एडी चोटी का जोर लगाना, लेकिन थोड़ा सा अलग भी यूज किया जाता है। इज इट क्लियर? अगला है बेटे पोक वंस नोज इनटू अदर्स अफेयर्स। दूसरे के फड्डे में टांग अड़ाना, यानी मेडलिंग करना, इंटरफेरेंस आदि की बात करता है। तो इंटरफेयर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। पहला आया टू इंटरफेयर, हस्तक्षेप करना हो सकता है। टू बी अनकंसर्न्ड, किसी के प्रति बेटे असंवेदनशील होना, एक तरह से इंडिफरेंट होना या एपैथेटिक होना, उदासीन होना। क्रिटिसाइज, बेटे क्रिटिसाइज के अर्थ की बात की जाती है तो आप कहते हो आलोचना करना। आप आलोचना को हमेशा नेगेटिव नजरिए के साथ देखते हैं, वो गलत हो जाता है। जब आप पेपर देने के लिए जाया करते थे उस समय पे कहा जाता था इस पर्टिकुलर विषय के ऊपर आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। वहाँ उसके ऊपर जो क्रिटिकल एनालिसिस करने के बाद आप अपने रिमार्क्स या कमेंट्स करते थे, उसकी बात की जाती थी। तो किसी चीज़ का सही और गलत पूरी तरह से मूल्यांकन करने के बाद उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना होता था। तो क्रिटिसाइज का मतलब होता है बेटे केवल नेगेटिव सेंस नहीं, बल्कि मूल्यांकन करने के बाद उस पर टिप्पणी करने के लिए भी होता है। यह भी गलत हो गया। कंटिन्यू, किसी चीज को जारी रखने की बात आई, यानी कीप समथिंग कंटिन्यू। कई बार आप कहते हो कीप इट अप, यानी कैरी ऑन। यह भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। बेटे आग के अंदर बहुत सारी लोहे की छड़ें रखना। अब इसे समझो, अगर आयरन बोला जाता तो वो हो जाता लोहा, आपका आयरन और वगैरह होते हैं, खनिज वगैरह में आ जाते हैं। ठीक है बेटे, आयरन्स का प्रयोग एक तो किया जाता है बेड़ियों के लिए, ठीक है, जिन्हें आप शैकल्स, चेन्स, फैटर्स आदि कह के संबोधित करते हो। दूसरा आयरन्स का प्रयोग करते हैं जो लोहे की छड़ें होती हैं उनके लिए, बार्स के लिए। अब आपने गाड़िया लोहार यानी ब्लैक स्मिथ्स देखे होंगे, आयरन स्मिथ भी बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ भी बोलते हैं उसे। वो क्या करते हैं, अपनी भट्ठी के अंदर बहुत सारी लोहे की छड़ें लगा देते हैं, फिर भट्ठी को चालू रखना होता है। जब वो पूरी तरह गर्म हो जाता है उसे निकालते हैं, उसे पीट कर शेप देते हैं, हैमरिंग करते हैं उसकी, फिर चेक करके ठंडा करके वापस लगा देते हैं, फिर दूसरी निकाल लेते हैं। एक ही समय पे उनके पास बहुत सारे कार्य होते हैं, तो एक समय पे आपके पास बहुत सारी एंगेजमेंट्स या अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। आपने जलेबी बनाने वाला देखा होगा, वो क्या करता है, पहले तो ऐसे ऐसे करके उसे डालता है,
उसे तलता है, उलटता पुलटता है, फिर उसे झाड़ता है, झाड़ने के बाद उसे चाशनी में लगा देता है, फिर उसे फिर से झाड़ता है, फिर अपने कस्टमर्स के साथ क्या है लेन देन और तोला ताली करता है। ये सारे काम एक ही समय पे चलते हैं। उस प्रकार की कोई एक्टिविटी होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। सारे मेरे ख्याल से तो ग्रामीण परिवेश से हो आप। अपने गांव में कई बार कह देते हैं कि तावड़ लाग रही है, कि बुबड़ में टीकड़ा दबा कार्या है, सुना होगा। पुराने लोग क्या किया करते थे, खाना बनाते थे, टीकड़े बनाया करते थे, वो भूबल में दबा दिया करते थे, फिर दूसरे काम में लग जाते। अब उनका ध्यान वहाँ भी रहता था और उस काम में भी रहता था। तो एक समय पे बहुत सारी इंगेजमेंट्स होना। हैव अ बिग बॉनफायर। ये बॉनफायर क्या होता है, आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हो, वहाँ पर लकड़ियाँ आदि इकट्ठी करके उसे जलाया जाता है, जैसे अपनी होली वगैरह होती है उस तरीके से। ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है हैव टू मैनी एंगेजमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स एट ए टाइम। बेटे ये हो सकता है। टू रिलैक्स वनसेल्फ होली, गलत हो गया। पूर्ण रूप से अपने आप को पूरी तरह क्या करना, राहत देना, आराम करना। टू अम्यूज वनसेल्फ विद फायर क्रैकर्स, ये बम पटाखे जो होते हैं उनके लिए यूज किया गया है, उनका प्रयोग करते हुए अपने आप को अपना मनोरंजन आदि करना, गलत हो गया। क्या आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। टू कट द गॉर्डियन नॉट, पुराने समय में पर्शिया के अंदर गॉडियस नाम का एक राजा होता था। उन्होंने एक गांठ लगाई थी और कहा था जो इसको अंडू कर देगा, अननोट कर देगा, अनटाई कर देगा या कट कर देगा, उसे पर्शिया का राजा बनाया जाएगा। फिर कहा जाता है अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने उसे अपनी तलवार से काटा था और उसे वहां का राजा नियुक्त किया गया था। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आता है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी एक मूवी आई थी अजूबा, अमिताभ बच्चन की, वो इसी के ऊपर, इसी थीम पे काम कर रही थी। तो बेटे वहां से निकला था कट द गॉर्डियन नॉट। टू डू एन इजी थिंग, किसी आसान कार्य को करना, ये तो इनएप्रोप्रिएट हो गया। टू सॉल्व ए डिफिकल्टी, जो ये नॉट होता है, गांठ है, आप कहते हो उनके रिश्तों में गांठ पड़ गई। गांठ पड़ने का मतलब क्या है, जटिलता आ गई, यानी कुछ क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो गई, समस्या खड़ी हो गई। तो सॉल्व अ डिफिकल्टी हो सकता है। टू बी रेडीमेड, रेडीमेड क्या होता है, जो तैयार माल होता है। इसके लिए हम कई बार यूज करते हैं कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड, ये जो तैयार है, ये भी गलत हो गया बेटे। फिर कहता है हैव नो इफेक्ट, किसी चीज का किसी चीज के ऊपर कोई प्रभाव ना होना, गलत हो गया बेटे। क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, सॉल्व अ डिफिकल्टी। टू थ्रो आउट ऑफ गियर, अब इसे समझेंगे। आपकी गाड़ी में कुछ गियर्स होते हैं जो फॉरवर्ड लेकर जाते हैं, एक गियर होता है जो रिवर्स करता है। अगर आप फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों प्रकार के गियर्स में से गाड़ी को निकाल देते हैं, वो न्यूट्रल हो जाती है। जब वो न्यूट्रल हो गई तो आगे चलेगी क्या, पीछे चलेगी क्या, नहीं ना। वहीं पे वो एक बाधा पहुंचा दी, तो रोड़ा अटकाना, टांग अड़ाना, बाधा पहुंचाना, उसको क्या कहते हैं, थ्रो आउट ऑफ गियर। पहला है बेटा टू रिप्लेस वन फॉर द अदर, एक चीज को दूसरी के साथ रिप्लेस करना, गलत हो गया। टू हिंडर और डिस्टर्ब समबडी, टू इम्पीड समबडी और समथिंग, किसी चीज में बाधा पहुंचाना। बेटे आप लोगों की जब ट्रेनिंग करवाई जाएगी, फिजिकल होंगे, उसमें ऑब्स्टिकल्स का आएगा एक फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर। तो बेटे ऑब्स्टिकल क्रिएट करना ये हो सकता है हमारा। टू डिसाइड एट द कॉस्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना की कीमत पे निर्णय लेना, गलत हो गया बेटे। फिर कहता है टेक अप ट्यून विद एवरीथिंग, हर चीज के साथ तालमेल बिठाकर चलना, ट्यूनिंग तैयार करना, बेटे ये भी गलत हो गया। क्या आ जाएगा आपका, बी ऑप्शन। हिंडर से बनता है हिंड्रेंस, डिस्टर्ब से बनता है डिस्टर्बेंस, ऑब्स्टिकल्स आपको पता ही है, इंपीड से बनता है इंपेडिमेंट्स, सारे क्या है, बाधाएं या रुकावटें। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। ये थी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।